नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेम की सेकंड पेपर अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत श्रवण और वाक दोष बालक की बात करेंगे। श्रवण और वाग्दोष बालक क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे और इनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इन संबंध में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग श्रवण दोष बालक की तरफ। श्रवण बाधित बालक की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है, श्रवण श्रवण का अर्थात ऐसा जो सुनने की बात करता है। तो श्रवण बाधित बालक के संबंध में हम कहते हैं कि ये श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं या ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं, जो सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं और अन्य बच्चों की अपेक्षा ये गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे बालक अन्य बच्चों या सामान्य बच्चों के सापेक्ष सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। सुनने में क्या होता है, इन्हें इन्हें कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ एक शब्द और हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से नहीं सुन पाता, अर्थात जो बच्चे पूर्णतया नहीं सुन पाते, पूर्णतया नहीं सुन पाते, वे बहरे होते हैं। अर्थात उनमें सुनने की क्षमता का पूर्णतया ह्रास होता है या क्षति होती है। तो वो बच्चे कैसे होते हैं? वे बच्चे बहरे होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कि यदि बच्चे की स्थिति के संबंध में कि यदि कम सुनने वाला बच्चा है, पूर्णतया नहीं बल्कि हम ये कहें कि कम सुनने वाला बालक जो होता है, कम सुनने वाले बालक को हम क्या कहते हैं? उसे आंशिक श्रवण बाधित बालक कहते हैं। आंशिक श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो पहले हम लोग श्रवण बाधित बालक की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम पुनः आएंगे किस पर? पुनः हम बात करेंगे आंशिक श्रवण बाधित बालक की, कि जो बालक है वह आंशिक है, पूर्णतया है, या उसकी स्थिति कैसी है। तो अब चलते हैं श्रवण बाधित बालक के लक्षण क्या होते हैं, यानी जो श्रवण बाधित बच्चा है उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं होती, अर्थात यह किसी कार्य पर या सुनने पर, जो सुनने की क्षमता की बात होती है, यह सुनने के प्रति एकाग्र नहीं हो पाते। ऐसे बच्चे गतिविधियों के विषय में और कार्यों के प्रति अधिक सजग होते हैं। इनकी सजगता के पीछे का कारण ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंश छूट जाए, क्योंकि इनमें श्रवण बाधिता है, या यूं कहते हैं कि इन्हीं को हम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करते हैं, सुनने में इन्हें समस्या होती है। अगले लक्षण में अध्यापक के ओठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। अर्थात यह सुनने से ज्यादा जो लिप्स रीडिंग की बात हम करते हैं, तो उसी ओठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। ये सिर को एक ओर झुकाकर या घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं, अर्थात इनका सिर एक ओर झुका होगा या घुमाकर वह सुनने का प्रयास करेगा, और प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा
प्रश्न पूछने को कहता है। अर्थात एक बार सुनने में उसे आभास होता है कि हम सही सुने या नहीं, उसी को कंफर्म करने के लिए वह अध्यापक से दोबारा प्रश्न पूछने को कहता है और एक जैसी ध्वनि के शब्दों से उसे भ्रम हो जाता है। एक ही जैसी ध्वनि होगी तो उसे क्या होगा, उसे भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में बिना वजह बोलता है। उसका कारण चूंकि सुनने में समस्या है तो उसे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि वह हाव भाव और होठों की गतिविधि यानी लिप्स को रीड करता है, उसके आधार पर वो उसे लगता है कि मैं कुछ चीज छूट गया है, तो वो बीच में बोलने का प्रयास करता है। शाब्दिक निर्देशनों को समझने में और अनुसरण करने में और उनका क्या करने में, उनका अनुसरण करने में कठिनाइयां होती हैं और कक्षा में ध्वनि के स्रोत को नहीं जान पाता कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। शब्दों के सही उच्चारण में उसे कठिनाई होती है। बिना जानकारी के वह बड़बड़ाता रहता है। श्रवण दोष या श्रवण बाधित बालक जो होता है वह या तो अधिक धीरे से या अधिक तेज से बोलेगा। सामान्य आवाज उसकी नहीं होती, या तो तीव्र होगी या मंद होगी। श्रवण बाधित बालक भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि भाषा का क्रम ही है, भाषा का क्रम है सुनना, सुनने के बाद बोलना। तो जब सुनने में ही बाधा है तो स्वाभाविक है उसकी वजह से बोलने में भी क्या होगी, बोलने में भी बाधा उत्पन्न होती है। अब श्रवण बाधितों के वर्गीकरण की बात हम करते हैं कि श्रवण बाधिता के प्रकार मुख्यतः इसमें 4 प्रकार है। इनका डेसिबल स्तर और बाधिता प्रतिशत कितना होता है। कम बाधित बच्चे पहली श्रेणी या पहला स्तर है कि कम बाधित बच्चे, इनका 35 से 51 डेसिबल तक का स्तर है और यह 40% तक बाधिता का प्रकार है। मंद बाधित बच्चे हैं 55 से 69 यानी 55 टू 69 डेसिबल तक और ये 40 से 50% बाधिता प्रतिशत है। गंभीर बाधित बच्चे जो है ये इनका डेसिबल स्तर यानी 70 डेसिबल से 89 डेसिबल तक का स्तर वह गंभीर बाधित बच्चों का होता है और यह 50 से 75%। वहीं चौथा और अंतिम पूर्ण या गहन बाधित बच्चे जो होते हैं उनमें 90 से 100 डेसिबल तक डेसिबल स्तर होता है और यह 100% क्या होते हैं, 100% श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में जाते हैं। तो ये श्रवण बाधितों का वर्गीकरण है, यानी इस डेसिबल तक, चूंकि ध्वनि का ये मात्रक हमारा डेसिबल है, तो इस ध्वनि के 35 से 51 तक का तो वो 40% तक बाधिता प्रतिशत है। 55 से 69 डेसिबल तो 40 से 50% है। 70 से 89 के बीच है तो वो 50 से 75% के मध्य होगा और 90 से 100 डेसिबल का है तो वह 100% श्रवण बाधिता के प्रकार यानी पूर्ण या गहन बाधित बच्चे की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आंशिक श्रवण बाधित बालक की। तो जैसा अभी शुरू में बताया, आंशिक रूप से कम सुनने वाले बच्चे होते हैं। आंशिक श्रवण बाधित में क्या होते हैं, पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक रूप से कम सुनने वाला बालक जो होता है वह किसमें जाएगा, आंशिक श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में जाएगा। और जो यह बालक कौन होते हैं, जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक, यानी जो श्रवण क्षमता है, श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं, यानी जो उनकी सुनने की क्षमता है उसमें कुछ सीमा तक क्या होता है, ह्रास होता है या उसे खो देते हैं, तो वो बालक क्या होंगे, वो बालक आंशिक श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में ये जाते हैं। और जोर से यदि कोई ध्वनि की जाती है, ये भी जानते हैं कि जोर से की गई ध्वनि या आवाज को सुनने के लिए, इसको सुनने के लिए
बालक को किसी श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी श्रवण यंत्र यानी सुनने की जो मशीन होती है, श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह जोर सुनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहां आवाज जोर से की गई और वह आंशिक रूप से या कुछ सीमा तक अपनी श्रवण क्षमता में ह्रास किया है, तो वह जोर से की गई आवाज या ध्वनि को सुन लेता है। और जब हम श्रवण यंत्र की बात करते हैं और जो आंशिक श्रवण युक्त बालक है, यदि श्रवण यंत्र क्या है, श्रवण यंत्र यदि उपलब्ध होता है, श्रवण यंत्र क्या होगा, यदि उपलब्ध होगा, तो ऐसे बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों या यूं कह दें उन्हें हम सामान्य कक्ष में एक साथ समायोजित कर सकते हैं। तो यहां शिक्षा व्यवस्था में यदि श्रवण यंत्र है तो आंशिक श्रवण युक्त बालक को सामान्य शिक्षण व्यवस्था में हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब श्रवण बाधित बालक की शिक्षा की बात आती है कि श्रवण बाधित बालक की शिक्षा में तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें ओष्ठ पठन विधि हो, जो हम आप लिप्स रीडिंग की बात करते हैं, संकेत भाषा का प्रयोग करके, स्पर्श विधि से, शरीर से विभिन्न गति करवाकर और ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग जैसी संप्रेषण विधियों का प्रयोग जो है वह आंशिक श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रभावी होगा। वहीं दूसरे खंड की बात करें तो शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करके, अर्थात श्रवण बाधित बच्चों के लिए सहायक सामग्री जैसे आकृतियां, चित्र, संकेत, शब्द, मॉडल, मानचित्र का प्रयोग किया जा सकता है। और बीच बीच में अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछना अनिवार्य है और विशेष अध्यापकों का प्रयोग किया जा सकता है। विशेष अध्यापक से आशय कि जो वेल ट्रेंड है, विशेष प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है और इनके लिए कंप्यूटर अनुदेशन विधि लाभदायी है। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था लाभदायक होगा आंशिक श्रवण युक्त बालकों की शिक्षा व्यवस्था में। इन्हें अंशतः कुछ समय के लिए पृथक विद्यालय में रखा जा सकता है, लेकिन अंशतः की बात कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त समय, उसके बाद सामान्य शिक्षा व्यवस्था में इन्हें हम सम्मिलित कर लेते हैं। शिशु कार्यक्रम चलाकर प्रारंभ से ही शिक्षित किया जा सकता है। श्रवण बाधितों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर इसमें सहायक उपकरण, व्यावसायिक प्राथमिक शिक्षा कक्षा का समुचित प्रबंध, बोलने या पढ़ने का प्रशिक्षण, माता पिता के प्रशिक्षण की भूमिका, विद्यालयी वातावरण आदि, जो ये उससे संबंधित जितने भी तत्व हैं उनका उचित समन्वय करके किया जा सकता है। और श्रवण बाधित को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वह सामान्य कक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर सके, यानी वह जो श्रवण बाधित की बात अभी यहाँ हुआ कि कुछ समय के लिए पृथक विद्यालय में रखा जा सकता है, तो वहां से उसे सामान्य कक्षा के लिए स्वयं को वह तैयार कर सके, इसका भी ध्यान रखना है। अब बात आती है अगले दोष की। अभी हमने श्रवण दोष और आंशिक श्रवण की बात की, अब हम बात करते हैं वाक दोष। तो हम आप सामान्य जीवन में या सामान्य जो हमारा सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन में हम आप देखते हैं कि जो वाग्दोष युक्त बालक होता है, उस वाग्दोष युक्त बालक में ध्वनि को स्थानांतरित करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि स्थानांतरण या विचलन उस बच्चे में ये दिखाई देगा। ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति, वहां वह शब्दों आकृतियों में विकृति के रूप को देखेगा। यह चीजें क्या होती हैं? यह चीजें बच्चों में देखने को मिलती हैं, जो हम आप सामान्य जीवन में या सामान्य सामाजिक जीवन में बच्चों के अंतर्गत देखते हैं।
तो अब हम यहाँ इसका उदाहरण ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि मैं आ रहा हूं। तो यहां पर जो विचलित वाग्दोष युक्त बालक होगा तो वो इसमें से कुछ चीजों को खो देगा, विकृत कर देगा, या उसमें विचलन हो जाएगा। जैसे ध्वनि को स्थानांतरित करने में कुछ चीजों को वह कम कर देता है। बच्चा बोलेगा आ रहा हूं। तो अब ये क्या है? यह उस वाक दोष को परिलक्षित कर रहा है। या पानी, पानी है तो पानी को वह मानी उच्चरित कर सकता है। उसी तरह चाकू है तो चाकू को वह चाकू के स्थान पर काचू, काचू को उच्चरित कर सकता है। तो यहां सबसे बड़ी चीज क्या दिखाई दे रही है कि जो बच्चों में उच्चारण बाधा है, यानी हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि बच्चों में जो उच्चारण बाधा दिखाई देती है, वास्तव में देखा जाए तो वह वाक दोष का प्रमुख कारण बनता है। जो वाक दोष के कारण की बात हम करते हैं, अब इसके कारण में उच्चारण बाधा के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाग यंत्र है, वाग यंत्र का मतलब जो बोलने का हमारा कंठ से लेकर ओष्ठ और नासिका तक हो सकता है, कंठ में समस्या हो, तालु में हो, मूर्धा में हो, दंत में हो, दंत मूल यानी मसूड़े में हो, जिह्वा में हो, यानी वाग यंत्र में कहीं न कहीं से वाग यंत्र का जब विकृत रूप दिखाई देता है, उसकी विकृतता जो है वह भी वाग दोष के कारण के अंतर्गत आता है। इन सब के साथ साथ जो वातावरण है, यानी वातावरणीय प्रभाव है, वह वातावरणीय प्रभाव भी इसका कारक बनता है। और यदि समय से उसे निर्देशन नहीं दिया गया तो वह भी उसका कारक बनता है, जैसे सामयिक निर्देशन का अभाव। अब सामयिक निर्देशन के अभाव की बात करते हैं, यह भी एक प्रमुख कारण बनता है। तो यह सभी संयुक्त रूप से भी, अलग रूप में भी, किसी भी तरह यदि ये कारण बनते हैं तो बच्चे में वाक दोष का होना निश्चित है। जैसे सामयिक निर्देशन, कभी कभी घर के लोग अत्यधिक लाड़ प्यार या दुलार में बच्चे से तुतला के बोलना शुरू करते हैं, अरे मेरा बबुआ। तो वहां बच्चा चूंकि दोहराने से और अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति को लेता है, तो वहां वह भी उसके वागदोष का एक प्रमुख कारण बनता है। तो वागदोष पर रायपर महोदय ने अपने विचार दिए कि बच्चे जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। ये रायपर महोदय ने अपने विचार दिए। वहीं लाहन और कॉफमैन ने अपने विचार दिए कि वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, और जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यही स्थिति वाग दोष कहलाती है। अब यहां पर यह चीजें देखा जाए तो इन परिभाषाओं से और पूर्व के विश्लेषण से यदि हम देखते हैं कि जब बच्चा बोलते समय जो शब्द हैं बच्चे के द्वारा जो उच्चरित किया जाएगा, या तो क्या होता है, छूट जाता है, कुछ शब्द क्या होता है, छूट जाता है, या बच्चा उसमें कुछ शब्दों को जोड़ देता है, या वहां पर वह तोड़फोड़ कर देता है, यानी उन बच्चों को तोड़ मरोड़ देगा, उन शब्दों को वह तोड़ मरोड़ देगा। तो यह चीजें यदि हम देखते हैं तो इसका आशय क्या है कि जो लय क्रम है, जो लय का क्रम है, वह लय क्रम टूट जाता है, और इसी लय क्रम के टूट जाने को ही
हम आप सामान्य रूप में कहते हैं हकलाना, या बच्चा क्या करता है, वह हकलाता है। तो ये रायपर और लाहन कॉफमैन की परिभाषा भी हुई और उसके आधार पर इसका विवेचन भी। अब वाग दोष वाले बच्चों की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो वाग दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चों से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है, जैसे संप्रेषण में बाधा, बोलते समय बहुत एकारा होना पड़ता है। यहाँ जब हम देखते हैं कि वह बोलते समय बहुत विशेष रूप से वह क्या होता है, वह एकाग्र होता है। बोलने एवं सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज भी हल्की होती है। जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता और बोलने में संकोच करते हैं और धारा प्रवाह वह बोल यानी फ्लुएंटली अपनी बात को कह नहीं पाते। इनकी आवाज में मधुरता नहीं होती। तालु जबड़े में दोष होता है जिसके कारण यह शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। नाक के स्वर में बोलते हैं और सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है। जैसे सामान्य रूप में कहते हैं, किसी की आवाज नहीं समझ में आती तो देशज भाषा, जैसे हम लोगों के यहाँ अवध प्रांत में कहा जाता है क्या नकनका रहे हो, साफ बोलो, तो वही चीज नाक के स्वर में ये बोलते हैं और सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है और इसके कारण अनेक होते हैं। जैसे संक्रामक रोग भी हो सकता है, टॉन्सिल्स भी इसके कारण बनते हैं और कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, ये भी उसका कारक होता है। जैसा अभी हमने बताया कि यह तुतलाना तो काफी कई जगहों पर यह देखने को मिला कि वो बच्चे के दुलार में, उसके लाड़ प्यार में, बोलने के क्रम में वो बच्चे में तोतलेपन की बात आ जाती है। और एक स्थिति होती है बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में उसे कठोर चीजें न खिलाकर, जैसे आप उसे सिर्फ दूध ही देते रहिए, रोटी या इस तरह की कोई वस्तु खाने को नहीं देंगे तो भी उसमें तोतलेपन या उसकी वाग दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं और इस प्रकार का दोष गले और जीभ में दोष के कारण होता है और इन्हें बोलने में संकोच और सूजन आदि होता है, परंतु वह बलपूर्वक बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाग्दोष के प्रकार। तो प्रमुख जो प्रकार हैं वह वाग्दोष प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष एक उसका प्रकार होता है। बच्चे में हकलाना, आवाज की समस्या, अंगीय वाणी के दोष के कारण उसके एक प्रकार में जाता है और कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, क्योंकि सुनने के आधार पर बोलने की, तो जो बच्चा कम सुनेगा स्वाभाविक है उसमें वाग दोष की समस्या का होने की संभावना अधिक होगी। और देर से बोलने वाले बच्चे, वो भी वाग दोष के एक प्रकार के अंतर्गत आता है। अब वाग दोष वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वाग दोष वाले बच्चों की शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों और नाक कान गला यानी ईएनटी विशेषज्ञ की सलाह से कार्य करें। तो उन जो डॉक्टर और मनोवैज्ञानिकों के विचार आएंगे उनके आधार पर अध्यापकों को सबसे पहले ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। दोष पर बल न देना, अर्थात शिक्षक वाग दोष वाले बच्चों की बाधित स्तर और मात्रा पर अधिक बल न दे। क्यों? उसका परिणाम क्या होगा? अन्यथा वह हतोत्साहित हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात आ जाएगी और उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा। सही निदान की बात करता है तो किसी भी वाग्दोष वाले बच्चे को शिक्षा देने से पूर्व उसकी आवश्यकता अनुसार ही निदान करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में निदान का प्रयास किया जाएगा तो गलत निष्कर्ष मिलेगा और परिणाम स्वरूप अपेक्षित सुधार के स्थान पर क्षति की संभावना अधिक होने की बात हो सकती है। उपयुक्त वाक अभ्यास की बात करें तो ऐसे बच्चों को समुचित और पर्याप्त वाक अभ्यास देना चाहिए और बच्चे के लिए कैसा अभ्यास प्रभावी रहेगा इसका पता
निदान के समय ही चल जाता है, यानी जब हम डायग्नोस करते हैं उसी समय पता चलता है कि हम कैसा उसे अभ्यास कराएं। और बच्चों के सामने सही और गलत दोनों स्वयं बोलकर और फिर बच्चे से उसका अनुकरण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। दुश्चिंता से मुक्ति, यानी 70 से 80% व्यक्ति कहीं न कहीं कभी न कभी हकलाहट या तुतलाहट से ग्रसित होते हैं। यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से 70 से 80% व्यक्ति कभी न कभी कहीं न कहीं इससे तुतलाहट या हकलाहट से ग्रसित होते हैं। और दोष अधिकतर सांवेगिक कारणों से जैसे चिंता, लज्जा, ग्लानि आदि से भी उत्पन्न होता है। लज्जा और घबराहट से बचाव की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि वाग्दोष से पीड़ित बच्चों को कक्षा में वह लज्जा या घबराहट उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से दूर रखना चाहिए। वहां एक अवसाद की स्थिति को जन्म न देने वाला हो और बच्चे सामान्य बच्चों की तरह हंसी मजाक के केंद्र में न आने पाए। तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम वाग दोष युक्त बच्चों के साथ शिक्षा की बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? अस्थिबाधिता की और दृश्यबाधिता की। ये दो बाधिता की बात हो जाएगी। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।